देशभक्ति हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकता। मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे की कीमत पर कांच नहीं खरीदूंगा और मैं मानवता पर देशभक्ति की विजय कभी नहीं होने दूंगा। ये शब्द थे रविंद्रनाथ टैगोर के। नमस्कार। एक गीत जो कभी आज़ादी का तराना था, आज संसद में बहस का इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? आज हम संसद के गलियारों से निकली एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं महत्वपूर्ण बहस का विश्लेषण कर रहे हैं। विषय है वंदे मातरम। हमारे सामने है राज्यसभा में हुई वो बातचीत जो गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई। और हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे इतिहास को आज की राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है। बिल्कुल। और ये बहस सिर्फ एक गीत के 150 साल पूरे होने का जश्न नहीं है। ये असल में भारत की जो नेशनल मेमोरी है, जो राष्ट्रीय स्मृति है, उसे फिर से लिखने की एक कोशिश है। एक तरफ सरकार का पक्ष है जो स्वतंत्रता संग्राम को एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के तौर पर देखता है, और दूसरी तरफ विपक्ष है जो उसे एक राजनीतिक और समावेशी संघर्ष के रूप में बचाए रखना चाहता है। ये टकराव भारत की आत्मा को परिभाषित करने का टकराव है। तो चलिए इस वैचारिक टकराव को परत दर परत खोलते हैं। बहस की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की। उन्होंने वंदे मातरम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई। हाँ, उन्होंने कहा कि ये गीत सदियों के इस्लामी आक्रमणों और फिर ब्रिटिश राज की जो सांस्कृतिक गुलामी थी, उसकी प्रतिक्रिया में लिखा गया था। और यहीं पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार सामने आता है। इसे थोड़ा समझना जरूरी है। हाँ, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब है एक ऐसा राष्ट्र जिसकी पहचान सिर्फ भौगोलिक सीमाओं या संविधान से नहीं होती, बल्कि एक साझा संस्कृति, इतिहास और परंपराओं से होती है। तो इस नजरिए से सरकार ये कह रही है कि वंदे मातरम उस साझी संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक है। अच्छा। अमित शाह के हिसाब से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत में भारत की जो कल्चरल सोल है उसे पूरी तरह से उतार दिया था। और उन्होंने ये भी कहा कि हम राष्ट्र को सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि माँ मानते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे गीत में भारत माता की तुलना देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती से की गई है। बिल्कुल। और इस तर्क को और मजबूत करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान का भी हवाला दिया। थॉमस मैकाले वाला, वही जिसमें मैकाले की शिक्षा नीति की आलोचना की गई थी कि उनका उद्देश्य ऐसे भारतीय तैयार करना था जो रंग और खून से भारतीय हों लेकिन विचारों और नैतिकता से ब्रिटिश। तो सरकार का संदेश साफ है, एकदम साफ, कि वंदे मातरम उस सांस्कृतिक गुलामी से आज़ादी का प्रतीक है और अपनी जड़ों की ओर लौटने का एक आह्वान है। अब तक तो बात इतिहास की व्याख्या की हो रही थी, लेकिन यहाँ अमित शाह ने एक ऐसा राजनीतिक दांव खेला जिसने इस पूरी बहस को सीधे सीधे 1947 के बंटवारे से जोड़ दिया। ये इस बहस का सबसे कह सकते हैं विस्फोटक हिस्सा था। बहुत बड़ा आरोप था। उन्होंने दावा किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत गीत को 2 हिस्सों में बांट दिया। यानी सिर्फ पहले 2 छंदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। हाँ, और फिर उन्होंने कहा, और मैं उनके शब्दों को कोट कर रही हूँ, मेरा मानना है कि अगर वंदे मातरम को 2 भागों में नहीं बांटा गया होता तो देश का बंटवारा नहीं होता। 1 मिनट, ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ। क्या वो ये कह रहे हैं कि एक गीत को छोटा करने का फैसला भारत के विभाजन का कारण बना? हाँ, उनका दावा तो यही है और किसी भी इतिहासकार के लिए यह एक असाधारण दावा है, क्योंकि विभाजन के कारण तो बहुत जटिल माने जाते हैं। बिल्कुल। जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी, ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के मतभेद, कई कारण थे। इस बहस में एक गीत के विभाजन को इन सब से ऊपर रखना, ये इतिहास की एक बहुत ही राजनीतिक व्याख्या है। तो जाहिर है विपक्ष ने इस पे कड़ी प्रतिक्रिया दी होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका जवाब कैसे दिया? खड़गे ने सीधे सीधे इस दावे के ऐतिहासिक आधार पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि गीत के सिर्फ 2 छंदों को अपनाने का निर्णय अकेले नेहरू का नहीं था। अकेले उनका नहीं था? नहीं, ये कांग्रेस कार्य समिति का एक सामूहिक निर्णय था। और इसमें कौन कौन शामिल थे? महात्मा गांधी, हाँ। सुभाष चंद्र बोस, हाँ। मदन मोहन मालवीय, जेबी कृपलानी और खुद रविंद्रनाथ टैगोर। तो वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ नेहरू पर आरोप लगाकर बाकी सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल। खड़गे ने टैगोर को ही उद्धृत करते हुए कहा कि टैगोर को गीत के पहले 2 छंदों को बाकी हिस्सों से अलग करने में कोई कठिनाई नहीं दिखी थी। ऐसा क्यों? क्योंकि बाद में के छंदों में देवी दुर्गा की स्तुति है जिससे दूसरे धर्मों के लोगों को आपत्ति हो सकती थी, ऐसा उनका मानना था। खड़गे का तर्क था,
आप इन सभी बड़े नेताओं का अपमान कर रहे हैं। ये उनका संयुक्त निर्णय था। आप अकेले नेहरू जी को ही क्यों निशाना बनाते हैं? तो एक तरफ तुष्टीकरण का विस्फोटक आरोप है और दूसरी तरफ उसे एक सामूहिक ऐतिहासिक फैसले के तौर पर बचाने की कोशिश। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद बहस इस पर आ गई कि इस गीत की विरासत पर असली हक किसका है। हाँ, और ये लड़ाई राजनीतिक वैधता की लड़ाई है। कौन ज्यादा राष्ट्रवादी है? दोनों ही पक्ष कहने लगे कि स्वतंत्रता संग्राम में असली वंदे मातरम वाले तो हम थे। अमित शाह ने श्री अरविंदो का जिक्र किया, कहा कि वो वंदे मातरम को सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक चेतना का मंत्र मानते थे। एक मंत्र? हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि खुदीराम बोस से लेकर कई क्रांतिकारियों ने फांसी पर चढ़ते हुए आखिरी शब्द वंदे मातरम ही कहे थे। यानी इसे गीत से उठाकर एक पवित्र मंत्र का दर्जा दिया जा रहा है। बिल्कुल, इसे एक ऐसी चीज बनाया जा रहा है जिस पर सवाल उठाना मतलब राष्ट्रद्रोह जैसा लगे। और इसी दावे पर विपक्ष ने पलटवार किया। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सीधा और बहुत तीखा सवाल पूछा। क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जब 1921 में असहयोग आंदोलन चल रहा था तब कांग्रेस के लोग वंदे मातरम गाते हुए जेल जा रहे थे। फिर उन्होंने सत्ता पक्ष से पूछा, तब आप क्या कर रहे थे? आप तो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। बिल्कुल यही। ये तो सीधा राजनीतिक हमला है। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज की राजनीतिक साख से जुड़ा सवाल है। सही पकड़ा आपने। खड़गे का तर्क ये है कि कांग्रेस ने इस गीत को स्वतंत्रता संग्राम का नारा बनाया और उस समय भाजपा के वैचारिक पूर्वजों की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। तो ये बहस अतीत के बारे में उतनी नहीं है जितनी वर्तमान के बारे में है। हाँ, ये स्थापित करने की कोशिश है कि आज भारत का प्रतिनिधित्व करने का नैतिक अधिकार किसके पास है। और जैसा कि संसद की बहसों में अक्सर होता है, बात घूम फिरकर आज की राजनीति पर आ ही गई। आनी ही थी। गृह मंत्री ने चर्चा के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। हाँ, और उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के एक बयान का भी जिक्र किया जिसमें इस चर्चा की टाइमिंग और बंगाल चुनावों से इसके संबंध पर सवाल उठाया गया था। शाह ने यह भी आरोप लगाया कि जब संसद में वंदे मातरम गाया जाता है तो कई विपक्षी सदस्य बाहर चले जाते हैं। ये विपक्ष को मतलब राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति असम्मानजनक दिखाने की एक सोची समझी रणनीति है। उनका कहना था कि ये चर्चा इसलिए जरूरी है ताकि 2047 तक जब भारत महान भारत बने तब भी इस गीत को याद रखा जाए। लेकिन इस पर विपक्ष का क्या जवाब था? क्या विपक्ष का ये तर्क एक तरह का पॉलिटिकल वाटर रॉटरी नहीं है कि जब राष्ट्रीय प्रतीकों पर बहस हो तो ये कहना कि असली मुद्दे कुछ और हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक दृष्टिकोण से इसे वाटर बॉटरी कहा जा सकता है, लेकिन विपक्ष इसे दूसरे तरीके से पेश कर रहा है। कैसे? मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब था, हम सब वंदे मातरम कहते हैं और इस मातृभूमि को नमन करते हैं, लेकिन इसी मातृभूमि में कमजोर वर्गों, दलितों, आदिवासियों और गरीबों के अधिकारों के साथ हर दिन खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा, तो उनका तर्क यह है कि मातृभूमि सिर्फ एक नक्शा या प्रतीक नहीं है बल्कि इसके लोग हैं। ठीक यही उनका कहना है कि प्रतीकों का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन लोगों के अधिकारों और उनकी भलाई की कीमत पर नहीं। और उन्होंने उद्योगपतियों का भी जिक्र किया। हाँ, खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार कुछ पसंदीदा उद्योगपतियों को हवाई अड्डे, बंदरगाहों और बिजली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सौंप रही है। उनका संदेश साफ था, जब देश के लोगों के संसाधन छीने जा रहे हैं तब एक भावनात्मक मुद्दे पर बहस करके सरकार असली सवालों से बच रही है। और ये सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए क्लासिक केस स्टडी है। को बेहतर बनाकर ये गवर्नेंस का एक मूल सवाल है। तो इस पूरी बहस का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ दो नेताओं के बीच की नोकझोंक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में भारत के भविष्य के लिए दो अलग-अलग दृष्टिकोणों का टकराव है। हाँ, एक जो वंदे मातरम को एक विशिष्ट सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के चश्मे से देखता है और दूसरा जो इसे स्वतंत्रता संग्राम के एक समावेशी और साझा प्रतीक के रूप में देखता है। और ये सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है ना? नहीं, ये आज की नीतियों को प्रभावित करता है। अगर आप राष्ट्र को एक सांस्कृतिक इकाई मानते हैं तो आपकी नीतियां उस संस्कृति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होंगी। और अगर आप राष्ट्र को उसके सभी नागरिकों का एक समावेशी समूह मानते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक विकास जैसी चीजें होंगी। ये बहस दिखाती है कि कैसे ऐतिहासिक प्रतीकों की पुनर्व्याख्या करके राजनीतिक दल अपने वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो हम इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। ये बहस इस बारे में थी कि एक गीत का कौन सा हिस्सा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और किसका इतिहास सही है।
लेकिन यह हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जब किसी ऐतिहासिक प्रतीक की कई और अक्सर विरोधाभासी व्याख्याएं हों, तो ये तय करने का अधिकार किसे है कि पूरे देश के लिए उसका सही अर्थ क्या है। और ये चुनाव राष्ट्र के भविष्य की दिशा के बारे में क्या बताता है? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट्स में जरूर पूछें।